करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो है बेसिक्स जो कंसेप्ट है, ओके, बेसिक्स या बोले या फंडामेंटल जो कंसेप्ट है उसके ऊपर रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं थर्मल वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर जो कंडक्टर में होते हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की जो थर्मल वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? थर्मल वेलोसिटी हम इसलिए कह रहे हैं कि वो जो मूव कर रहे हैं ड्यू टू गेनिंग द थर्मल एनर्जी, वो थर्मल एनर्जी गेन कर रहे हैं जिससे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़े। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो जो है मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा पोर्शन या एक सेक्शन बताया कंडक्टर का, उसमें ये जो हम बता रहे हैं कि ये रैंडम मोशन है, ये इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मोशन है, ये नेचुरल है। तो ये जो रैंडम मोशन है इसका अगर हम नेट लेंगे तो जीरो होती है। तो हमने यहाँ मेंशन किया कि नेट मोशन इज जीरो। इसका मतलब ये मूव तो कर रहे हैं, ये मूव तो कर रहे हैं, लेकिन अगर इसका नेट ले लें तो वो जीरो आ जाता है। तो वेलोसिटी इनकी जीरो हो जाती है। नेट वेलोसिटी क्या हो जा रही है? जीरो। इसलिए हम कह रहे हैं कि इनका जो नेट मोशन है वो जीरो है। अब ये थर्मल एनर्जी इनको मिलती है वो कितनी है? सो थर्मल एनर्जी होती है दिस E इज इक्वल टू 3/2 kB इंटू T। इसमें जो kB है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T जो है ये टेम्परेचर है। तो थर्मल वाले जो चैप्टर 11 के है उसमें आपने ये पढ़ा है। सो थर्मल एनर्जी है 3/2 kB इंटू T। ये टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है ये फॉर्मूले के हिसाब से उनकी एनर्जी बढ़ रही है, वो एनर्जी गेन कर रहे हैं। अब ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? तो उनकी काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ओके, काइनेटिक एनर्जी kE इज इक्वल टू हाफ mv²। तो यही थर्मल एनर्जी उनकी काइनेटिक एनर्जी में आ रही है, जिसकी वजह से ये बहुत रैंडमली घूम रहे हैं, बहुत रैंडमली घूम रहे हैं। और हमने नेट मोशन उसका जो है वो जीरो ले लिया, क्योंकि नेचर का जो रैंडमनेस होता है वो हम जीरो लेते हैं। तो इस वजह से हमने यहाँ पे ये जो कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी नेट मोशन को जीरो ले लिया। इसी वजह से देखो ये फ्लो कर रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज करंट। तो करंट फ्लो हो रहा है तो फिर हमको शॉक क्यों नहीं लग रहा है? अगर हम किसी लोहे के किसी कंडक्टिंग मटेरियल पर अगर हम बैठते हैं तो क्या हमें शॉक लगता है? शॉक नहीं लगता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन तो फ्लो हो रहे हैं, करंट फ्लो हो रहा है। अगर हम ऐसे बोलते हैं तो हमको शॉक भी लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उनकी नेट मोशन जीरो हो जा रही है। हम बोल रहे हैं ये चार्जेस फ्लो नहीं हो रहे, नेट मोशन जीरो, इसलिए हमको जो है वो शॉक नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो थर्मल एनर्जी थी ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और इससे ये रैंडमली घूम रहे हैं। अच्छा, ये जो एनर्जी गेन कर रहे हैं तो इनकी जो स्पीड है वो कितनी हो जा रही है? तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम अगर रूम टेम्परेचर की बात करें, एट रूम टेम्परेचर हमने क्या किया? इस काइनेटिक एनर्जी को और इस थर्मल एनर्जी को इक्वेट कर दिया। जैसे हमने ऐसे लिख दिया हाफ mv² इज इक्वल टू 3/2 kB इंटू T। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया और v के लिए अगर हमने वर्कआउट किया तो v आ जाएगा हमको √3 kBT/m, इतना आ जाएगा। अगर हमने ये सारे कांस्टेंट टेम्परेचर हमने रूम वाला टेम्परेचर ले लिया तो रूम टेम्परेचर के ऊपर इस फॉर्मूले में ये कांस्टेंट को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो रूम टेम्परेचर पर ये जो थर्मल स्पीड आती है 100 किलोमीटर पर सेकंड आती है। कितनी आएगी? 100 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में 100 किलोमीटर वो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इतनी स्पीड से घूम रहा है, लेकिन रैंडमली घूम रहा है, इस वजह से नेट मोशन जीरो मान रहे हैं। अब ये जो रैंडम मोशन है इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है। पहला टर्म है फ्री पाथ। फ्री पाथ किसे कहते हैं? क्योंकि जब इतना रैंडमली घूम रहा है सो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन्स, बहुत ज्यादा जो है कोलिजन के पॉसिबिलिटीज रहेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन जब इसकी स्पीड से निकल रहा है हो सकता है दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराए,
फिर वहां से टकरा के और आगे जा रहा है किसी तरफ, वहां और टकरा। तो दो जो कोलिजन हो रहे हैं, इन दो कोलिजन में वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको हम कहते हैं फ्री पाथ। तो डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन टू कोलिजन इज कॉल्ड एज फ्री पाथ। और दूसरा टर्म लिखा हमने मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ क्या है? इट इज द एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ द फ्री पाथ। ऐसे क्यों लिया हमने? क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन कोलाइड किया है किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से, उसके बाद हो सकता है कि थोड़ा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके कोलाइड करे, और उसके बाद हो सकता है कि बहुत छोटे डिस्टेंस के बाद और कोलिजन हो जाए। तो कहीं पे ये फ्री पाथ छोटा हो सकता है, कहीं पे थोड़ा ज्यादा हो सकता है। इसके लिए इसकी एवरेज वैल्यू दी जाती है। सो मीन फ्री पाथ, इसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है। तीसरा टर्म है जो बहुत ज्यादा यूजफुल है, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम, या इसी को कोलिजन टाइम भी कहते हैं। कोलिजन टाइम। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है, दो कोलिजन के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो ये जो है कुछ टर्म्स थे जो रैंडम मोशन से रिलेटेड थे। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। एक और टर्म आता है जिसको कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट के माने मतलब किसी एक तरफ धकेलने जैसे आप ले सकते हैं। अब हमने यहां पढ़ा कि रैंडम मोशन होती है इलेक्ट्रॉन की, ये किसी भी तरफ जैसे घूमता है, जैसे मैंने यहां बताया। ये थोड़ा सा समझने के लिए हमने खुला या जो है ब्रॉड जो है हमने ड्रॉ किया, वो कैसे भी घूमेगा, किधर भी जाएगा, ओके, कैसे भी जाएगा, बहुत ज्यादा रैंडमली घूमता है। तो यहाँ पे हमने एक अरेंजमेंट किया कि ये जो स्पेसिमेन है, इस स्पेसिमेन को या कंडक्टर के पीस को हमने जो है ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, ये बैटरी की वजह से ये चार्ज कैरियर जो इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, इधर पॉजिटिव टर्मिनल हो रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से ये इलेक्ट्रॉन से दूर जाने की कोशिश, तो वो जो है रैंडमली इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से एक फोर्स लगेगी, इसकी वजह से एक फोर्स लगेगी। जैसे आपने जो है पहले चैप्टर में पढ़ा कि जब हम ये वोल्टेज अप्लाई करेंगे वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कैरियर पे फोर्स लगाएगी। मतलब हमने ये भी पढ़ा है कि अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर Q into E, ओके, Q into E इतनी फोर्स लगाएगी। अगर यहाँ पे चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है तो E into E, स्मॉल e into कैपिटल E, जैसे हमने यहाँ लिखा है, ये जो है E into स्मॉल e इतनी फोर्स लगाएगी। तो वो इधर उधर किधर भी जाने की कोशिश करे, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स लगेगी उसको आगे की तरफ धकेलेगी, ड्रिफ्ट कराएगी, मतलब इधर उधर जाने नहीं देगी, आगे की तरफ धकेलेगी। वो भले ही इधर उधर घूमेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन को ये जो फोर्स लग रही है वो आगे की तरफ मिलेगी। तो यहाँ पे इसी वजह से नाम दिया गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये चार्ज कैरियर हम यहाँ पे जैसे ऐसे सीधे बता रहे हैं, एक्चुअली ऐसे ट्रैवल नहीं करेंगे, वो ट्रैवल ऐसे करेंगे, ये जिससे बताया, वो जो है इधर जा रहा है, लेकिन ये फोर्स उसको आगे की तरफ धकेले। तो ऐसे रैंडमली वो मूव करते करते हम कुछ टाइम के बाद अगर देखेंगे तो वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और उसकी एक डायरेक्शन जो है ना, ये ऐसे वाली डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो ये जो वेलोसिटी है इसी को बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके, इसको क्या बोला जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये भी जो है लगभग, अब इसकी अगर वैल्यू देखेंगे तो थर्मल स्पीड के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, ओके, इट इज जस्ट फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड। कितनी होती है, फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड, मतलब ये जो है इट इज सिंपली 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो अगर हम किसी मटेरियल के लिए रूम टेम्परेचर पे इन जनरल एक वैल्यू बताई जाती है, दैट वी आर हैविंग 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 0.1 मिलीमीटर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। तो एक्चुअली ये जो करंट है उसकी जो सही डेफिनेशन यहाँ पे आती है कि जब चार्ज कैरियर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो उसको करंट कहते हैं। हम सिंपली जो फ्लो ऑफ चार्ज बोलते हैं वो इनकम्प्लीट है, तो ये तो इस केस में भी मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, लेकिन जब चार्ज किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तभी हम उसको करंट कहते हैं।
तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कराने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, ये बैटरी लगानी पड़ती है जो उसके ऊपर फोर्स लगाती है कि एक ही डायरेक्शन में जाए। ओके, एक ही डायरेक्शन में जाए। तो ये जो वैल्यू आएगी, जैसे मैंने बताया 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड। अब देखिए इसका जो है हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में अगर हम फॉर्मूला लिखें वो किस तरह बनता है। काइनेमेटिक्स की जो फर्स्ट इक्वेशन होती है v = u + at। सपोज कुछ t टाइम बाद वो यहां पहुंचा, t टाइम बाद वो यहां पहुंचा, तो हमने अब तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ले ली। क्यों? तो ये अप्लाई करने से पहले या बैटरी लगाने से पहले वो रैंडमली घूम रहा था, तो रैंडमली के लिए हमने क्या लिया, ओके दिस नेट मोशन इज 0, मतलब वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ले ली हमने, तो ये a बन जाएगा a × t। तो उसमें ये जो a है मतलब इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेलरेशन मिल रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से मिल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी लगती है, जैसे अभी मैंने बताया E × E लगती है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, E × E / m, सो दिस इज वी आर हैविंग द एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन को आप इस फार्मूले में रख दो a × t, तो ये आप एक्सेलरेशन रख दिए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला बन गया E/m × t। तो ये जो है हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी होगी उसका एक्सप्रेशन हमने देखा है, इन जनरल वैल्यू बता दी और उसका जो है एक्सप्रेशन भी हमने लिखा है। ठीक है, चलिए आप जो है पॉज करके आप कॉपी कर ले, हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पॉज करके कॉपी कर ले। चलिए, सो आपने कॉपी कर लिया है। ठीक है, तो हमें Vd = E/m × t ये हमने देख लिया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इतनी होगी। अब देखिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ फॉर्म्स या फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। देखिए इससे पहले हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट और करंट डेंसिटी। देखिए जो करंट I is given as NEAVD, ये जो इक्वेशन है ये रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। ओके, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। तो यहाँ पे ये हमारे लिए करंट का फॉर्मूला किसके फॉर्म में है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में। इसी को थोड़ा सा आगे हम पढ़ेंगे, इसको ये जो एग्जांपल दे रखा हमने क्रॉस सेक्शन उसकी लेंथ, तो हमको ये फॉर्मूला उससे मिल जाता है। ठीक है, थोड़ा वर्कआउट करें तो वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है I = NEAVD, हमको इसकी जरूरत है। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो आप इसके रिलेशन को याद रखें कि ये करंट जो है एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, करंट जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ अगर मैं ऐसे लिखूं, दिस करंट I is directly proportional to area या करंट I is directly proportional to VD या करंट I is directly proportional to ये जो concentration ऑफ इलेक्ट्रॉन है m स्मॉल है। अगर इसी फॉर्मूले को अगर हमने VD के लिए लिया, सो VD = I/MEA, तो यहाँ पे ये जो VD और A इसके लिए भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। सो रिमेंबर दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये रिलेशन भी आप याद रखें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एरिया एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। देखिए
अगर कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो एरिया बदलता रहेगा, तो वो केस में ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी चेंज होगी। चलिए उसको डिस्कस करने से पहले एक और चीज हम समझते हैं। हमने यहाँ पे करंट डेंसिटी लिखा, ये जो करंट डेंसिटी होती है, करंट डेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय J, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम जो है J से डिनोट करते हैं, सो J का। तो ये जो करंट डेंसिटी है, दिस J इज इक्वल टू करंट डिवाइड बाय एरिया, करंट डिवाइड बाय एरिया। सो करंट की डेंसिटी, सो करंट पर यूनिट एरिया, दैट इज वी आर हैविंग दिस J। तो हमने करंट डेंसिटी लिखा। अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 लिखूं, ओके, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 बोलता हूं, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर मैं इस एरिया को इधर लेकर आता हूं, I अपॉन A इज इक्वल टू NE ये VD। देख लीजिए इस एरिया को मैंने इस साइड लेकर आया है, तो क्या हो गया ये NEVD। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज वी आर कॉलिंग एज करंट डेंसिटी J। तो यहां पे आपको एक और फॉर्मूला मिल गया NEVD, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो पॉइंट था इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि ये जो VD हमने लिखा था, यहाँ पे हम बताते चलते हैं कि अगर कहीं पे एरिया कम और कहीं पे एरिया ज्यादा, ओके, कहीं पे एरिया कम और कहीं पे अगर ये एरिया ज्यादा, तो इसमें क्या होगा कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यहाँ पे एरिया ज्यादा होगा वो कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैंने यहाँ पे इसको A पॉइंट बोल दिया, इसको B पॉइंट बोल दिया, तो यहाँ पे एरिया A पर छोटा है, ओके, एरिया A पर छोटा है, B पर ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर मैं VDA लिख दूं और इसको मैं VDB लिख दूं, सो VDA इज ग्रेटर देन VDB, ओके, क्यों? तो VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो ये आप इससे समझ सकते हैं कि VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो याद रखिए इसके ऊपर एमसीक्यू बनता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ऐसे आपको एक क्रॉस सेक्शन देके अलग अलग पॉइंट बता देगा और पूछेगा किस जगह पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है और कहां पर कम है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई J इज इक्वल टू NEVD। चलो इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। देखिए अभी हमने वर्कआउट किया था VD के लिए, सिंस दिस VD इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने, E अपॉन M इनटू ये T ले लिया। अगर हमने ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी T टाइम के बाद बता कि वो आ रही, अगर इस T टाइम को हम टाउ से रिप्लेस कर दो आफ्टर टाउ सेकेंड, तो टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। इफ we take T is equal to tau, then this VD will be equal to EE upon M into tau, ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब, आफ्टर वन कोलिजन, ओके, एक कोलिजन के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो अगर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको आप इक्वेशन 3 बोलते हैं, इसको आप इक्वेशन 3 बोलते हैं। अब ये अगर इक्वेशन 3 को इस इक्वेशन 2 में रखते हैं, इस इक्वेशन 2 में रखते हैं, तो देखो ये तो हमने एग्जांपल इसका दिया था VD is inversely proportional to A। तो यहां से हम आगे इधर कर रहे हैं। सो यूजिंग इक्वेशन 2 and 3, यूजिंग इक्वेशन 2 and 3, ओके, 2 and 3, तो ये VD के बजाय हम ये रखते हैं। सो देयरफॉर दिस J इज इक्वल टू, यहां पे ये N
E एज इट इज, VD की जगह पे आ जाएगा ये E अपॉन M इनटू ये टाउ। अब देखो इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं, J इज इक्वल टू N E स्क्वायर टाउ अपॉन M इनटू E। तो ये जो पूरा टर्म है, दिस टर्म, इसको हम जो है एक कांस्टेंट बता रहे हैं, इसको कहते हैं, दिस इज वी आर हैविंग, इट इज कंडक्टिविटी, एंड डिनोटेड बाय सिग्मा। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये मटेरियल की कंडक्टिविटी है। सो आप पॉज करके कॉपी कर ले, हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, सो मैं इधर का हिस्सा जो है मैं रब कर रहा हूं। ओके, तो ये जो है हमने इधर का हिस्सा रब कर दिया, अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सो व्हाट वी हैव गॉट, J इज इक्वल टू दिस वन। तो हम यहां लिख रहे हैं दिस J इज इक्वल टू सिग्मा E। J इज इक्वल टू सिग्मा E, यही इक्वेशन, आप चाहे तो इस इक्वेशन को भी बोल दें, जो भी नंबर दें आप इसको, इक्वेशन 4 या फिर इक्वेशन 5। सो इक्वेशन 4 एंड 5 आर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। यही जो दोनों इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन ले या ये वाली इक्वेशन ले, इसी को हम जो है ना माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कहते हैं। तो अब इसमें हमने क्या देखा, ये जो पूरा टर्म है Ne स्क्वायर टाउ बाय M, इसको मटेरियल की कंडक्टिविटी बोला गया। सो दिस सिग्मा, ओके, वेयर सिग्मा इज इक्वल टू Ne स्क्वायर टाउ बाय M। ओके, तो ये क्या है, इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ओके, इट इज कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। जो कंडक्टर है या मटेरियल जो है उसकी कंडक्टिविटी है। तो ये सारे टर्म को, ओके, ये जो बता रहे हैं इसको क्या बोला गया, कंडक्टिविटी। ओके, इसको जो है कंडक्टिविटी बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लिया आप ये। ओके, कंडक्टिविटी हमने देख लिया है। ओके, चलिए अभी और आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल ओम्स का कैसे आएगा वो भी देखेंगे हम। सो ये जो J है, ओके, इक्वेशन 5 का यूज करें। सो J इज इक्वल टू सिग्मा E, या इक्वेशन 4, ओके, इक्वेशन 4 ले लें। तो ये जो J है, ओके, यूजिंग इक्वेशन 4 ऐसे लिखते हैं, यूजिंग इक्वेशन 4, ओके, यूजिंग इक्वेशन 4। तो क्या लिखा हमने, Ne स्क्वायर टाउ डिवाइड बाय M इनटू ये J इज इक्वल टू, नाउ ये जो E है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जो है पोटेंशियल के फॉर्म में बता सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, सिंस E इज इक्वल टू V बाई L, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। जो हमने कंडक्टर बताया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए यहाँ जो एक्सप्लेन किया था, उसकी लेंथ देखो हमने L बताया था। तो हम जो बैटरी से पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं वो L लेंथ पर जो है डिवाइड होगा, तो वोल्टेज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, और ये जो J है, ओके, एंड J इज इक्वल टू, वी नो दैट करंट डिवाइड बाय एरिया। ओके, ये दो चीजें मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। ओके, सो
सो ये जे के बजाय मैंने लिखा I by A एंड दैट इज इक्वल टू ये जो m e स्क्वायर टाउ बाय m e के जगह लिख दिया मैंने ओके दिस v by l ओके v by l ओके v by l। तो यहां पर अब थोड़ा सा आप एडजस्टमेंट करें, ये करंट को इधर लेकर जाए और बाकी सब का इधर डालें। सो देयरफॉर दिस v by I will be equal to v by I is equal to ओके ये हो जाएगा ओके v by I, तो m ऊपर जाएगा m डिवाइड बाय ओके m ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा आपको m और l ये ऊपर जाएगा और ये सारे टर्म नीचे आएंगे n e स्क्वायर टाउ ओके और ये एरिया भी ऊपर जाएगा ओके सॉरी एरिया इधर नीचे ही है, ठीक है ना, ये 1 by 2। तो आप थोड़ा ठीक से कर लें, ये करंट को इधर भेज दिया मैंने, ये ml ऊपर जाएंगे, एरिया ऑलरेडी नीचे है, n e स्क्वायर बाय टाउ ये भी नीचे चला जाएगा। सो v by I is equal to this one, v by I is equal to this one। अब हम इसको अगर देखें तो ये l by a अलग लिख दिया हमने, m upon n e स्क्वायर टाउ into l by a। So this is v by I, this is v by I। अब अगर आप ये वाले टर्म को देखो, ये वाले टर्म को आप देखो तो ये क्या बन रहा है, देखो ये जो है सिग्मा का उल्टा बन रहा है 1 by सिग्मा ओके। तो मैं इसको रख करता हूं, चलिए आगे इसको हम कंक्लूड कर लेंगे। तो यहां पर ये जो टर्म है ओके, सो v by I is equal to 1 by सिग्मा ओके, 1 by सिग्मा इनटू ये l upon a, ये जो 1 by सिग्मा है ओके, 1 by सिग्मा को ही मटेरियल की जो एबिलिटी होती है ओके, इट इज डिफाइंड एज resistivity of conductor ओके, कंडक्टर। तो रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट किया जाता है ओके। तो हम इस इक्वेशन को लिखेंगे दिस v by I is equal to ये हमने लिख दिया रो l upon a और इसी को बोला गया ओके रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ओके, इसी को बोला गया रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। इट इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल तो अगर मैं इस सारे टर्म को r लिख देता हूं तो ये v upon I is equal to r, यही बनता है ओम्स लॉ। दिस इज नथिंग बट द ओम्स लॉ। तो हमने यहां स्टार्ट किया माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ के लिए, उसको हमने डिराइव किया और उसको आगे कंटिन्यू करते हुए हम फाइनली ओम्स लॉ पर पहुंचे हैं। तो ये जो है कुछ फंडामेंटल्स था, ये जो सेकंड लेक्चर था इसमें हमने जो रैंडम मोशन है उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़े ओके, थर्मल स्पीड, थर्मल वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनका रिलेशन, उनके बेसिस पर हमने माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ पढ़ा। उसको आगे कंटिन्यू करते हुए हमने जो है फाइनली ओम्स लॉ को डिराइव किया है, ठीक है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे हमने जो है ओम्स लॉ V = I by R यहां तक पढ़ा था। अब इसमें जो नई चीजें आई हैं, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी है, पहले हम इनको समझ लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सो चलिए रब कर देंगे हम। तो हमने यहां पर v by I is equal to rho
एल बाई ए ये मटेरियल की जो एबिलिटी होती है, रेजिस्टेंस, ओके, वो डिफाइन कर दिया। तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ओके, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। सो क्या है रेजिस्टेंस? इट इज ability of a conductor which opposes the flow of current। अब देखिए एक नई क्वांटिटी आ गई, तो जितनी भी जगह पे क्वांटिटी नहीं आएगी आपको उसकी यूनिट लिखना जरूरी है। यूनिट और डायमेंशन दोनों लिखा गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट इज ओम। तो ओम्स लॉ, ये जो ओम साइंटिस्ट है उसके ऑनर ने इसकी यूनिट दी गई है। इसका जो सिंबल होगा वो ओमेगा लेटर, ओके, जो ग्रीक लेटर ओमेगा है वो इंडिकेट किया जाता है ओम, ठीक है। अब इसके साथ में दो और फिजिकल क्वांटिटीज जो मटेरियल की एबिलिटीज है वो सामने आए हैं। एक है कंडक्टिविटी, दूसरी है रेजिस्टिविटी, ओके। अच्छा, उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है, ओके, ये रेजिस्टेंस, ये जो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर यहाँ पे लेंथ पे डिपेंड कर रही है कंडक्टर के, ये एरिया पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। और ये मटेरियल की जो मटेरियल का जो कांस्टेंट होगा उसके हिसाब से आएगा। हर मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है, ओके, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, या रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अगर कंडक्टर की लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट एबिलिटी हम देखेंगे रेजिस्टिविटी, डिनोटेड बाय O। अब देखिए ये जो रेजिस्टिविटी है, ओके, तो ये हमने अभी पढ़ा m अपॉन n e स्क्वायर टाउ या 1 बाय सिग्मा। तो हम कंडक्टिविटी भी अभी देखेंगे, पहले हम रेजिस्टिविटी देख लेते हैं। तो ये जो रेजिस्टिविटी है, अब देखिए ये हमने इलेक्ट्रॉन की बात की, कंडक्टर में जो चार्जेस फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कांस्टेंट है, ठीक है। उसमें से जो चार्ज कैरियर फ्लो होने होंगे तो कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन के हिसाब से अगर देखेंगे वो कांस्टेंट रहेंगे, ओके, कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा। उसको अगर हम कांस्टेंट मान लेते हैं, सपोज कांस्टेंट ये तो हम कांस्टेंट कंसीडर कर लें, E ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो रो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, ओके, ये जो है टाउ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें टाउ क्या है? टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, ओके, इट इज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये जो है रेजिस्टिविटी रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टिविटी उस मटेरियल की बढ़ जाएगी, ओके, उस मटेरियल की बढ़ जाएगी। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो, आगे हम देखेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो, आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये तो देख लिया हमने, अब इसकी यूनिट क्या होगी, ओके, इसकी यूनिट जो होगी ओम मीटर, यूनिट क्या होगी? ओम मीटर। अब इसी तरह से हम जो है यहाँ पे दूसरी जो क्वांटिटी है हम वो भी देख लेंगे, रेजिस्टिविटी के साथ में कंडक्टिविटी, ये भी मटेरियल की एबिलिटी है, ये भी मटेरियल की एबिलिटी है। तो हमने जो कंडक्टिविटी अभी हमने जो है फॉर्मूला देखा था, ओके, चलो ये लिखते हैं हम कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय सिग्मा। तो सिग्मा हमने पढ़ा था n e स्क्वायर टाउ बाय m, n e स्क्वायर टाउ बाय m,
रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अब इसकी यूनिट क्या होगी? तो यूनिट इज ओके, ये इसके उल्टा रहेगा, तो यहां पे हम लिखेंगे ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स को इस तरह से मो भी बताया जाता है। ओके, इसको आप अगर वर्डिंग में लिखना चाह रहे तो मो पर मीटर आप इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं। और ये जो ओम इनवर्स है इसको इस तरह भी लिखा जाता है, तो हमने यहाँ पे लिखा मो पर मीटर, तो आप इस तरह से भी इसकी यूनिट लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है और कंडक्टिविटी है, ये हमने देखा। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो सेकंड लेक्चर हम कर रहे हैं कंटिन्यू, तो इसका आखिरी पार्ट, तो इसका आखिरी पार्ट कि किस तरह से कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, उसको हम कंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए एक और क्वांटिटी बची है, हम जो है यहाँ पे बता देते हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट क्वांटिटी, उसके बाद कंक्लूजन पे जाएंगे हम। मोबिलिटी, मोबिलिटी ओके, इट इज डिनोटेड बाय म्यू, इट इज डिनोटेड बाय म्यू। देखिए जो मोबिलिटी है, ओके, मोबिलिटी जो है इट इज द रेशियो ऑफ, ये जो है रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट टू वेलोसिटी, ड्रिफ्ट टू वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इसके ऊपर भी क्वेश्चन बना है, तो यहां पे हम अगर म्यू को लिखें, म्यू इज इक्वल टू सिंपली वीडी अपॉन ई, वीडी अपॉन ई। लेकिन ये जो वीडी है जो हमने अभी पढ़ा, वीडी को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखा है, तो हम वीडी को अगर यहां सब्स्टिट्यूट करें, सो दिस म्यू इज इक्वल टू, हम जो है वीडी लिखें, तो वीडी क्या लिखा हमने, ई अपॉन एम इनटू टी या इनटू एटा। सो दिस इज वी आर हैविंग वीडी, और उसके बाद ये 1 बाय e लिख दिया, तो ये जो e और t कैंसिल हो जाएंगे और ये मोबिलिटी हो जाएगी e अपॉन m इनटू टाउ। तो आपके पास एक और फॉर्मूला जो है मोबिलिटी के लिए आ गया है। ठीक है, चलिए आप इसको कॉपी कर लें। हम जो है फाइनल जो इसका कंक्लूजन है, ये अब तक जो हमने पढ़ा है, किस तरह की टेम्परेचर की डिपेंडेंसी जो है कंडक्टर की रेजिस्टेंस पे होती है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कॉपी कर लिया आपने। ओके, चलो ओके, सो राइट फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, आज का लेक्चर जो हमने पढ़ा वहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने स्टार्ट किया था थर्मल वेलोसिटी से रिलेटेड या थर्मल स्पीड से रिलेटेड। चार्ज कैरियर की जो थर्मल स्पीड या थर्मल वेलोसिटी बढ़ती है, तो उसका रीजन क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है, ओके, टेम्परेचर अगर बढ़ता है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है, ओके, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी वजह से जो चार्ज कैरियर या जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन की जो है थर्मल एनर्जी बढ़ती चली जाती है। ओके, थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। देखिए पूरा साइकिल हम समझेंगे, तो हमने क्या देखा, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से उन इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल एनर्जी बढ़ी। अब थर्मल एनर्जी बढ़ी, ये थर्मल एनर्जी उनकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। यहां पे हमने बता दिया कि थर्मल एनर्जी अगर बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगी, उनकी थर्मल स्पीड बढ़ेगी,
तो यहाँ हम लिखते हैं उसके बाद का जो हिस्सा रहेगा, ओके, हम यहाँ लिख रहे हैं नीचे, नेक्स्ट हिस्सा जो लिख रहे हैं ये यहाँ थर्मल स्पीड, ओके, थर्मल स्पीड बढ़ जाएगी। अब थर्मल स्पीड बढ़ने से क्या होगा कि वो बहुत ही फास्ट कोलिजन होगा उनके बीच में, वो मतलब बहुत कम ड्यूरेशन में एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, तो जो कोलिजन टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है ना कोलिजन टाइम या जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम, क्या बोलेंगे इसको, रिलैक्सेशन टाइम, ये जो है डिक्रीज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे आपको बता दें कि थर्मल स्पीड के बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। रिलैक्सेशन टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है या कोलिजन टाइम कम हो रहा है, तो इससे क्या होगा, अब देखिए अभी हमने पढ़ा था रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी और कोलिजन टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है तो इस मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होगी, रेजिस्टिविटी, ओके, इंक्रीजेस। क्यों, तो हमने अभी पढ़ा कि जो रो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ होता है, ओके, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, मतलब अगर टाउ कम होगा तो रेजिस्टिविटी उस मटेरियल की बढ़ जाएगी। अब अगर रेजिस्टिविटी बढ़ती है तो इसकी वजह से, ओके, इसकी वजह से रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ये बढ़ जाता है। क्यों, तो हमने पढ़ा R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, क्या पढ़ा हमने, रो एल बाई ए। अगर मटेरियल के ज्योमेट्रिकल पैरामीटर लेंथ और एरिया सेम है तो ये तो कांस्टेंट हो गए, लेकिन ये टेम्परेचर के चेंज होने से कोलिजन टाइम चेंज हुआ, कोलिजन टाइम चेंज होने से रेजिस्टिविटी चेंज होगी, और रेजिस्टिविटी चेंज होगी तो रेजिस्टेंस भी बदलेगी। मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। तो किसी मटेरियल की अगर रेजिस्टिविटी बढ़ती है तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। मतलब हम यहाँ पे एक फाइनल कंक्लूजन जैसे लिखेंगे कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इससे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, ओके, रेजिस्टिविटी, ओके, ये तो है बढ़ जाएगी, ओके, इसको थोड़ा ठीक से लिख देंगे हम, टेम्परेचर के बढ़ने से, ओके, हम दो बातें कर सकते हैं, चाहे आप रेजिस्टिविटी बोले, ओके, चाहे आप रेजिस्टिविटी बोले या फिर आप रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, ओके। तो ये हमने जो है कंक्लूजन दे दिया कि टेम्परेचर के बढ़ने से, टेम्परेचर के बढ़ने से, ओके, जो है मटेरियल की रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो एक बार फिर से देख लो कि टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स या जो चार्ज कैरियर है कंडक्टर में उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ी, ये थर्मल एनर्जी उनकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो थर्मल एनर्जी बढ़ी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी मतलब उनकी स्पीड बढ़ गई, तो स्पीड जो है वो किस एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी किससे मिली है, थर्मल एनर्जी से मिली। तो ये जो थर्मल स्पीड बढ़ जा रही है इसकी वजह से रिलैक्सेशन टाइम, जो जल्दी जल्दी टकराने का जो गैप है, ओके, ये जो कम हो जा रहा है, तो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो कम हो गया है, और रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिलैक्सेशन टाइम के, तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। तो अब अगर रेजिस्टिविटी बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी है। तो इन सब को हम मिला दे तो पहला वाला ये पॉइंट है, टेम्परेचर बढ़ा तो हमने यहाँ देखा रेजिस्टेंस बढ़ी या फिर रेजिस्टिविटी बढ़ी। तो सिंपली इन कंडक्टर्स टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, या आप ये कह सकते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल वो बढ़ जाती है। तो ये जो है हमने पूरा जो बेसिक था ये हमने कंक्लूड कर दिया। तो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो हम जो है आगे का हिस्सा नेक्स्ट लेक्चर में जो है कवर करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना
नहीं